तो कल की क्लास के अंदर बच्चे हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स कर रहे थे, क्योंकि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को हमने स्टार्ट किया है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस के ऊपर हमने क्या किया कि मोनोहाइड्रिक इन अल्कोहल्स को कह रहे थे जिनके साथ एक ही OH ग्रुप लगा होगा। जैसे हमने यहाँ पे मिथेनॉल लिया, इथेनॉल लिया, और यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप हाइड्रोकार्बन को काफी बड़ा ले सकते हो, 6 या 7 कार्बन को ले सकते हो और उसके साथ एक अल्कोहल ग्रुप मतलब कि OH ग्रुप लगा सकते हो। तो वो भी मोनोहाइड्रिक ही कहलाएंगे। दूसरा आता है हमारे पास डायहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो डायहाइड्रिक के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप एक से ज्यादा मतलब कि 2 OH ग्रुप लगा देते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हो, तो हम उसको डायहाइड्रिक कहते हैं। तो कुछ जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वही हमने यहाँ पे डील किए हैं। जैसे 2 कार्बन एटम्स के साथ 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इथेन 1,2-डायऑल भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पॉलीहाइड्रिक क्या होता है कि जब भी 2 से ज्यादा हो जाएंगी तो हम उनको मैनी कह सकते हैं। तो मैनी को हम केमिस्ट्री के अंदर पॉली कह देते हैं। तो मोर देन 2 OH ग्रुप लगे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक के अंदर क्या होगा कि यही नहीं है कि हमारे पास यही एग्जांपल्स हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ डील करता हूँ कि मेरे पास कार्बन है, कार्बन है, और उसके बाद फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है। और मान लो कि मैं यहाँ पे भी OH लगा देता हूँ, यहाँ भी OH लगा देता हूँ, यहाँ OH लगा देता हूँ, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो हम इसको भी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कह देंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर हमने 11th के अंदर ही कवर किया था, इसलिए हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें कंपाउंड्स के ऊपर फोकस करना है, एल्कोहल्स के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो हमारी होती है हैलोजेंस की, उनको हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर भी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो अल्फा कार्बन एटम होगा वो हमेशा ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जांपल ली है, इसके अंदर आप अगर इस कार्बन एटम को देखोगे तो इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखेंगे, जिसके साथ OH ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे केस ऐसा था कि अल्फा भी हमारे पास और बीटा भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज था। दूसरा केस आ गया बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल जब भी वर्ड लगा होगा तो हम जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कि जिसको हम एरोमेटिक रिंग कह देते हैं, उसके साथ डायरेक्टली OH को नहीं जोड़ेंगे। अगर OH को डायरेक्टली जोड़ देंगे तो उसको हम फिनॉल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन लगा होता है बीच में। तो ये कार्बन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि अल्फा कार्बन हमारे पास sp3 होगा और बीटा कार्बन यहाँ पे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। फिर आता है अलाइल अल्कोहल्स, सेम लाइक हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि हमारे पास अगर इनको देखें हम, तो हमारे पास OH जो ग्रुप था ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, और जिसके साथ ये लगा होता है उसको हम अल्फा कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अल्फा इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट बीटा यहाँ पे क्या है बच्चे, अगर आप बीटा की बात करोगे तो अगर यहाँ पे हम इन डबल बॉन्ड्स की तरफ ध्यान देंगे तो एक हमारे पास सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती हैं। मतलब जो भी स्ट्रक्चर होगा वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा और सिग्मा बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो बीटा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये सिग्मा बॉन्ड से है और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसके पास। 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो यहाँ पे लोन पेयर तो हमारे पास कोई देखने को मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि लोन पेयर जीरो है। मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ, या इसको कट ही कर देता हूँ कि लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो हमारे पास बीटा की sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। तो अब हम करते हैं कवर और टॉपिक्स को। तो हमारे पास बच्चे, हमारे पास अगर हम इसको देखें तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चे, द नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम यहाँ पे किसके साथ डील करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ डील करेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा बच्चे कि हमारे पास जो अल्फा कार्बन एटम होगा, अल्फा कार्बन एटम है, वो क्या होगा, दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमारे पास अल्फा कार्बन अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इसके अंदर हम ए कैटेगरी के अंदर बच्चे ले आते हैं फिनॉल्स को।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बेंजाइल अल्कोहल से ये बिल्कुल डिफरेंट है। फिनॉल्स किसको कह रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास OH अब डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ OH लगा हुआ है। तो अगर हम इसके अल्फा और बीटा कार्बन को देखेंगे तो हमारे पास ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ जो पहला कार्बन एटम है दैट इज नोन एज अल्फा एंड द अनदर वन आर बीटा। तो अब हमें पता होता है बच्चे कि हमारे पास अगर मैं इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से फॉर्म करूं, डबल बॉन्ड्स बना के फॉर्म करूं, तो आपको पता होगा कि अल्टरनेटिवली कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड्स लगे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। तो अगर आप अल्फा की बात करोगे तो अल्फा के साथ ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सिग्मा बॉन्ड होगा और ये पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अल्फा के साथ हमारे पास इधर भी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो हमारे पास अल्फा के साथ, यहाँ पे देखो अल्फा के साथ हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा की। तो बीटा के पास क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक हाइड्रोजन इनके साथ लगा होता है जिसको हम मेंशन नहीं कर रहे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बीटा के पास है। अगर मैं इसको इस तरीके, इस बीटा के पास है, ठीक है। और अगर मैं इस बीटा की बात करूं जो लेफ्ट साइड पे है, जिसको अभी मैं डार्क कर रहा हूं, तो इस बीटा की बात करेंगे तो इसके पास भी क्या होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा होगा, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे सब तरफ लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 5 लगे ही हुए हैं, तो उनको हम दिखाते नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये बीटा जो होगा, इसके पास क्या है कि एक सिग्मा ये हो गया जिसको मैंने डार्क किया, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, और एक सिग्मा ये वाला हो गया जो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे दूसरे बीटा के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे इस तरीके से, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके बच्चे, एक मिनट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो हमारी बी कैटेगरी आती है, तो बी कैटेगरी के अंदर हम क्या करते हैं, बी कैटेगरी के अंदर हम करते हैं विनाइलिक एल्कोहल्स, विनाइलिक एल्कोहल्स। तो यहां भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चे। विनाइलिक कहाँ कहेंगे कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ फंक्शनल ग्रुप लगाओ, ठीक है, एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ फंक्शनल ग्रुप लगाओ, सेम लाइक हेलो एल्कीन्स। तो हम यहाँ पे एग्जांपल क्या ले रहे हैं, हमारे पास एग्जांपल थी CH3CH डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे O नहीं आएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास H आ गया और साथ में OH आ गया। तो अब देखो हमारे पास सारे कार्बन की वैलेंसी पूरी है। तो कार्बन, इस कार्बन के साथ भी हमारे पास क्या है कि चार वैलेंसी है, इसकी भी 4 वैलेंसी होगी और इसकी भी 4। तो अब हमारे पास अल्फा और बीटा क्या होंगे, तो ये था हमारे पास अल्फा और ये था हमारे पास बीटा। तो आप जाके आगे देखोगे भी कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये हमने हेलो एल्कीन्स के अंदर भी स्टडी की है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था ये, तो इसके साथ जो कार्बन एटम्स था, कार्बन एटम प्रेजेंट था, उसको हमने अल्फा कार्बन कहा, और कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन एटम था उसको हमने बीटा कहा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, और इसे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, और एक पाई बॉन्ड है। अगर इसकी बात करें तो ये भी सिग्मा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब हम, ये हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड के साथ था। तो इस कार्बन की अगर बात करोगे आप, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कार्बन एटम जो अल्फा कार्बन एटम है वो हमें देखने को मिल रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अगर हम बीटा कार्बन एटम की बात करेंगे तो बीटा भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम विनाइलिक अल्कोहल्स के अंदर कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? सर। ओके। तो उसके बाद हमारे पास बच्चे जो क्लासिफिकेशन होती है
The next classification is based upon type of carbon atom. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि टाइप ऑफ कार्बन एटम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे प्राइमरी, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर क्या होगा कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो ये क्या केस होता है बच्चे, इसके अंदर जहां पे फंक्शनल ग्रुप इज attached to that carbon atom which is attached to हाइड्रोजन्स ओनली, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि नो एल्काइल ग्रुप, यहां पे हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता। लेकिन यहां पे इस केस के अंदर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन हम प्राइमरी के अंदर क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप भी होगा तो हम उसको भी किसके अंदर डील करेंगे, प्राइमरी के अंदर ही डील करेंगे, ठीक है। और ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, समझ रहे हो आप। तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको प्राइमरी अल्कोहल कह दोगे, प्राइमरी अल्कोहल कह दोगे। तो यहाँ पे बच्चे हमें ये भी याद रखना होगा, क्योंकि आगे जो केसेस आएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर हम स्टडी करेंगे, वहां पे हमें डिफरेंशिएट कहाँ पे करना आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच में ही आएगा। तो सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स कौन सी होती हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर दोज इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि OH है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम which has at least two alkyl groups। तो मैं एक और बता दूं बात बच्चे कि ये जो क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ कार्बन एटम, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की होगी, हाइड्रिक एल्कोहल्स की होगी, ठीक है। क्योंकि मोनोहाइड्रिक है बच्चे, एक ही OH जुड़ा होगा ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक OH है, यहाँ भी एक OH है। अगर डाईहाइड्रिक होगा तो फिर ये क्लासिफिकेशन और तरीके से चलेगी। तो ये मोनोहाइड्रिक के लिए है सिर्फ, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया बच्चे। तो हमारे पास समझ में आई बच्चे बात। यस सर। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास, ओके बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, टू एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चे, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। तो हमारे पास यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल्स भी आ जाता है। तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, थ्री अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट थ्री alkyl groups are present with carbon atom having OH groups या OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप्स नहीं लगाएंगे हम, OH ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लासिफिकेशन भी हो जाती है, दिस इज ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है। तो हमने जैसे ही ये कर ली, तो फिर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ डील करते हैं, और सर्टेन कॉमन नेम्स जो कि हम यूज करेंगे, सर्टेन
कॉमन नेम्स की बात करेंगे, सर्टेन कॉमन नेम्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। सर्टेन कॉमन नेम्स कौन से होंगे बच्चे? सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड होगा जिसके साथ OH लगा हुआ है, जिसको हम फिनॉल कह देंगे। कॉमन नेम इसका क्या होगा? फिनॉल होगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा? दूसरा हमारे पास होगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे CH2OH लगा देते हैं, तो ये हमने पहले भी एग्जाम्पल की हुई है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो कॉमन देखोगे आप, ठीक है, उसके अंदर 2 OH जुड़े होंगे इस तरीके से, और इसको हम क्या कहेंगे? कैटिचॉल। ठीक है, CHOL। ठीक है। तो ये होगा बच्चे कैटेचॉल, उसको कहेंगे एट एडजेसेंट पोजीशन होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, तो ये देखो 1 2 पे ही है, या इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से OH यहाँ लगा हुआ है और यहाँ भी OH लगा हुआ है, तो हम इसको भी सेम नेम देंगे। ये दोनों ही हमारे पास एक ही तरीके के कंपाउंड्स हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे? फिर हमारे पास एक और टाइप का कंपाउंड आता है विच इज लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास OH यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, एक कार्बन को छोड़ के, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, और इसका जो, अगर आपको IUPAC नेमिंग देखनी है, तो बेंजीन, तो यहाँ पे 1,3-डाई-ऑल हो जाएगा। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास क्यूनॉल। ठीक है, अगर यहाँ पे पैरा, पैरा हो, पैरा प्रोडक्ट हो, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्थो को कैटिचॉल कह रहे हैं, और मेटा को हम क्या कह रहे हैं? रिसोर्सिनॉल, और हम पैरा को क्या कह रहे हैं? क्यूनॉल। ठीक है, क्यूनॉल। ठीक है। तो इसका भी अगर आपको नेम लिखना है, इसका भी नेम लिखना है, तो बच्चे इनकी पोजीशन के अंदर ही चेंज है, और तो नेम सेम ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, बेंजीन, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1,4-डाई-ऑल लिख देंगे। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? कॉमन नेम। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमारे पास यहाँ पे टोलुइन प्रेजेंट है, मान लो कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और इसके साथ OH लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज क्रीसॉल। तो इसको हम ऑर्थो क्रीसॉल कह देंगे, ऑर्थो क्रीसॉल। ठीक है, इसको, इसका अगर IUPAC नेमिंग आपको करनी हो, तो आप इसको क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन, टोलुइन। ठीक है, तो ये इसका नेम होगा। ठीक है, इसके बाद हम ऑर्थोक्रिसॉल के बाद हम मेटाक्रिसॉल भी बना सकते हैं बच्चे। तो इसके तो पोजीशन के अंदर ही आपको थोड़ा सा डिफरेंस लाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और OH यहाँ पे लग गया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? मेटा क्रीसॉल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, टोलुइन। फिर हमारे पास पैरा प्रोडक्ट भी आ सकता है, पैराक्रीसॉल भी आ सकता है बच्चे। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो मैं इसका आप नेम IUPAC खुद लिख लेना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पैराक्रीसॉल। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो आपको कुछ ये इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है।
और टर्शरी अल्कोहल है तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कि 3 एल्काइल ग्रुप्स इसके साथ अटैच होंगे उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके। तो एक और इम्पॉर्टेंट 2-3 हम कंपाउंड्स के और करेंगे और उसके बाद हम प्रेपरेशंस के ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्रेपरेशंस के ऊपर बढ़ जाएंगे क्योंकि हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और आइसोमरिज्म, तो मेरे दिमाग में है कि आइसोमरिज्म हम इकट्ठा करेंगे बच्चे, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ऑर्गेनिक के सबके लिए। क्योंकि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट आइसोमरिज्म आपको करवाता रहूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। एक बार मैं आइसोमरिज्म का टॉपिक करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स के अंदर आइसोमरिज्म करवा दूंगा, फिर एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर के अंदर करवा दूंगा, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर करवा दूंगा, और उसके बाद मैं आपको अमाइंस के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, फिर एक और कंपाउंड होता है हमारे पास, इसको भी हमने पहले फॉर्म कर रखा है। ठीक है, OH एंड NO2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ, और इसको हमने कहा था पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हाईली मैंने कहा था एक्सप्लोजिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। तो आप इसको ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कह सकते हो, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, फिर हमारे पास दो और कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हम मतलब प्रेपरेशन भी करेंगे इसके अंदर। और अगर फिनॉल के साथ हमारे पास CHO, मतलब कि इसकी 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 फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी। मैं कहता हूं कि स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने जरूरी हैं बच्चे, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करना आना चाहिए आपको। ठीक है, और कार्बन के साथ कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ये दोनों कंपाउंड एक ही है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? सैलिसैल्डिहाइड। वैसे इसको सैलिसैल्डिहाइड ही कहते हैं। तो इसकी प्रेपरेशन भी हमें आएगी। तो दूसरा एक और इसके साथ कंपाउंड होता है बच्चे, जिसको हम सैलिसैलिक एसिड कह देते हैं, सैलिसैलिक एसिड कह दो आप। तो सैलिसैलिक एसिड तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपने सुना भी होगा, कई कई कॉस्मेटिक्स के अंदर जाता है, एंटी फंगल भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। फिनॉल के साथ अगर COOH लगी हो तो मैं इसको भी, इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता हूँ, ये वन एंड द सेम थिंग है, तो मैं ये दोनों बराबर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि अगर इसके साथ OH जुड़ा हुआ है और C डबल बॉन्ड O एंड OH है, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड होता है, ये सैलिसाइलिक एसिड। तो आपको इसका अगर नोमेनक्लेचर IUPAC में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चे प्रेपरेशंस। तो हम यहाँ पे सीधा ही प्रेपरेशंस पे आ रहे हैं, क्योंकि मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको तब पढ़ाना चाहता हूँ जब आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, असल में पता चल जाए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले प्रेपरेशंस करवा रहा हूँ आपको। प्रेपरेशंस, प्रेपरेशंस के बाद मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, प्रेपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो डेफिनेटली हम पहले एल्कोहल्स की प्रेपरेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी सबसे पहली प्रेपरेशन आती है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। फ्रॉम हेलो एल्केन्स, तो हमारे पास ये पहले भी हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं बच्चे? बाय हीटिंग हीटिंग हेलो एल्केन विद
तो ये HA आप समझ जाओ कि हेलो एल्केन के लिए यूज किया है, ठीक है। एक्वस KOH, ठीक है, और एक्वस NaOH भी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और मॉइस्ट, ये हमने पहले प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी किया हुआ है, ठीक है। और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये थोड़ा सा बढ़िया लगेगा अगर मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स लिख दूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स की जो एल्कोहल्स बन रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, आप थोड़ा सा ध्यान देना कि हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल्स ही ले लेते हैं चलो। तो यहाँ पे हमने ये पहले भी कवर किया हुआ है, CH2 अगर यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे X हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्वस KOH को ले रहे हैं हम, ठीक है, और थोड़ा सा हीट कर रहे हैं इसको, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे, हमें यहाँ पे CH2OH मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये चीजें जरूर याद रखनी है कि अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है बच्चे, क्योंकि हम इनके अंदर मान लो कि मैं यहाँ पे प्राइमरी के एग्जांपल्स के अंदर दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, तो प्लस हमारे पास यहाँ पे KX भी बन जाएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, CH2Br ले लेते हैं, प्लस एक्वस KOH ले लेते हैं यहाँ पे, और जैसे ही इसको हीट करेंगे तो वी विल गेट CH3CH2OH और प्लस KBr की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन हमारा मेन फोकस इस प्रोडक्ट के ऊपर है, विच इज प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है बच्चे, फिर हम क्या करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल को फॉर्म कर लिया, फिर वी हैव टू प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल आल्सो, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चे कि एक सेकेंडरी सेकेंडरी हेलो एल्केन ले लेंगे, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने इसके साथ ब्रोमीन जोड़ा, तो अब ये मेरे पास क्या था, सेकेंडरी हेलो एल्केन था, मेरे पास सेकेंडरी हेलो एल्केन था, ठीक है। यहां आप इसको एल्काइल हैलाइड कह सकते हो। तो हमने इसका क्या किया, रिएक्शन करवाया एक्वस KOH से। ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, CH3 एंड OH, और जो भी रिमेनिंग प्रोडक्ट का, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बना सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसका मतलब अगर आपसे वो सेकेंडरी अल्कोहल की प्रेपरेशन पूछ रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना होगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको ये फॉलो करना होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है जैसे ही हम टर्शरी की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे हमने बात की थी कि स्टरिक हिंड्रेंस आ जाती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसके साथ मान लो कि ब्रोमीन जोड़ दिया, हमने ब्रोमाइड जोड़ दिया, और यहाँ पे हमारे पास एक्वस KOH है, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे तो हमें यहाँ पे नो रिएक्शन मिलेगा, मतलब कि नो एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, नो एल्कोहल, ठीक है। अब होगा ये बच्चे कि यहाँ पे एल्कोहल की बजाय हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके ना थोड़े से मैकेनिज्म की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सॉरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, वो उसका जो कार्बोकेटायन है वो टर्शरी कार्बोकेटायन है। तो पहले केस के अंदर क्या होगा कि अगर हम यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ पे तो H नेगेटिव मिल रहा है हमें, तो होगा क्या कि ये ब्रोमीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, ठीक है। जो लीड करेगा हमें फॉर्मेशन किस चीज की करेगा, कार्बोकेटायन की, ठीक है। तो अब कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। तो अब कार्बोकेटायन के साथ क्या होगा कि OH नेगेटिव जो है इसको स्टरिक हिंड्रेंस फेस होगी यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी लग जाएगा, यहाँ भी हमारे पास 3 हाइपर कंजुगेट्स हैं, यहाँ भी हमारे पास 3 हाइपर कंजुगेट्स हैं, यहाँ भी 3 हाइपर हाइपर कंजुगेट्स हैं। तो टोटल इसके पास 9 हाइपर कंजुगेट्स हैं, मतलब कि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो अगर इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो इसका मतलब ये एसिडिक हो गया, और यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग H+ आयन इसके अंदर से
मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग H प्लस आयन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जैसे ही H प्लस आयन को अपने अंदर से लूज करेगा, तो कुछ इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे कुछ और फॉर्म कर देता हूं। देखो आप कि मैं एक कार्बन एटम को कुछ इस तरीके से लिखूंगा, हाइड्रोजन। तो अब अगर हमारे पास, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो अब हमारे पास अगर ये अपने आप को H प्लस के अंदर लेके जाता है, ठीक है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या करेंगे कि यहां शिफ्ट हो जाएंगे एंड वी विल गेट क्या, एल्कीन। एल्कीन मिलेगी हमें। समझ में आ रहा है बच्चे यहां तक? बच्चे समझ आ रहा है यहां तक? यस सर। तो ओके मुमताज क्लास सिलेक्ट कर गया। ओके बच्चे, पहलों दसना सी ना। गुनताज कौन से टॉपिक पे बच्चे आप लेफ्ट किए थे? मुझे अब पता चला। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दिया करो। Yes sir, I got disconnected. Sir, last topic was electron withdrawing groups जो बनाया था NO2। ओके, तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हमारे पास क्या था कि ये ब्रोमीन जो थी ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थी। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेके चलेगी। तो अब OH जो है बच्चे, यहाँ पे ये भी बड़ा एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है। तो OH को यहाँ पे स्टरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी। तो स्टरिक हिंड्रेंस के ऊपर क्या हुआ कि जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ था उसके पास यहाँ भी तीन तीन और तीन अल्फा हाइड्रोजन्स थे। तीन अल्फा हाइड्रोजन्स मतलब कि टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स थे। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होने का मतलब यहाँ पे ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग H प्लस आयन इंक्रीजेस। तो यहाँ पे वो H प्लस की फॉर्म में इंक्रीज कर रही थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। तो अब हमारे पास क्या था बच्चे कि यहाँ पे अब देखो कि ये, हाँ जी बच्चे। सर आई थिंक इससे पहले वाली एग्जांपल NO2। बच्चे कौन सी यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही। सर आफ्टर कॉमन नेम्स वाला जो टॉपिक था। ओके, तो वो तो बहुत पीछे चले गए बच्चे। यस सर, वो नेटवर्क चले गए। ओके, तो यहाँ पे ये हमने वैसे भी टॉपिक्स किए हुए हैं बच्चे। ये आप देख लेना, ग्रूव्स प्रोसेस देख लेना। ठीक, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमने किया हुआ है, ठीक है, ये टॉपिक। तो मैं यहाँ पे ये ओके बता रहा हूँ सर। कि हाँ, टर्शरी कार्बोकेटायन था जो, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है कि अब वो इन जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इनको क्या करता है कि ये अपने साथ जोड़ लेता है। यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ लास्ट केस के अंदर, देखो। तो ये जैसे ही जोड़ेगा तो हमारे पास कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा, ऊपर CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसका पॉजिटिव चले जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव और ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो फेवर करते हैं किसको, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं क्योंकि यहाँ पे क्या था कि नो अल्कोहल्स, यहाँ पे नो अल्कोहल्स, बट दे prefer to give substitution reactions, ठीक है, always in SN1 mechanism, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म अगर होगा तो ये हमेशा ही
सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो SN अगर 2 रिएक्शन होगा तो फिर तो हमारे पास 2 स्टेप्स हो गए बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे OH जाके जुड़ भी सकता है, ठीक है, यहाँ पे जाके जुड़ भी सकता है। तो इस केस को हम नहीं डील करेंगे। तो SN मैकेनिज्म होगा, उसके अंदर हमें स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब देखो SN1 मैकेनिज्म के अंदर वाल्डन इन्वर्जन थी, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास वाल्डन इन्वर्जन थी। तो अगर आप देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हमारे पास कोई हैलोजन जुड़ा हुआ था। तो अगर ये हैलोजन यहाँ से जा रहा है, ये हैलोजन जा रहा है, तो दूसरी तरफ से OH को आना पड़ेगा ना, OH नेगेटिव को, ये नेगेटिव। तो ये वाल्डन इन्वर्जन नहीं हो पाती। तो इसलिए SN1 मैकेनिज्म तो हमेशा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा, नॉट यहाँ पे सॉरी सब्सटीट्यूशन लिखा हमने, सब्सटीट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन बच्चे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। एक मिनट मैं रब नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सॉरी फिर मैं सब्सटीट्यूशन लिख देना है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे? सर आई हैव नोटेड डाउन, लेकिन अभी समझ नहीं। चलो बच्चे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, बट दे प्रेफर टू गिव एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज इन SN1 मैकेनिज्म। तो आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा था। मैं यहाँ पे कह रहा था कि वी हैव टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ हैलोजन था। तो मैं यहाँ पे OH नेगेटिव दे रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करूंगा, तो SN1 क्या था, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर। तो इसका मतलब SN1 जो होता है वो